बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को सिस्टम्स ऑफ जस्टिस कराने की कोशिश कर रहा था और मैंने आप लोगों को ये बताया कि सिस्टम ऑफ जस्टिस का एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप होता है एजुकेशन सिस्टम से, या एजुकेशन सिस्टम का एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप होता है सिस्टम ऑफ जस्टिस से। दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के ज़रिए दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हमने ये तय किया कि हम जो है सिस्टम ऑफ जस्टिस को देखेंगे। फिर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिकल आइडियल्स क्या होते हैं और पॉलिटिकल आइडियल्स की जो नेचर है वो किस तरीके से आपको एक ऐसे सिस्टम जनरेट करने में मदद देती है जो काफ़ी तवील सर अरसे आपकी आवाज ना काफी स्लो आ रही है। काफ़ी स्लो आ रही है। तो मैंने जो है लास्ट क्लास में आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ और मैंने एक हेडिंग ये भी बनाई थी कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। सही है, लेकिन अभी तक हमने नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम शुरू नहीं किया। नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम अभी तक हमने शुरू नहीं किया। अगर आपको लग रहा होगा कि हम नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ा। मैंने आप लोगों को एक जनरल डेफिनेशन दी कि जो भी इंसान आज़ादी को पॉलिटिकल आइडियल समझेगा, आज़ादी का उसके पास एक ख़ास किस्म का तसव्वुर होगा कि एक ऐसा दायरा है ज़िंदगी जिसमें उसके ऊपर कोई पाबंदियां ना हो या कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। और फिर मैंने ये बताया कि जाहिर है कि ये डेफिनेशन जो है वो सस्टेनेबल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो इस डेफिनेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा तो उसे तीन तरह के ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा: फिजिकल, सोशल और लीगल। फिर मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल ऑब्स्टिकल्स को इनलाइटनमेंट डिस्कोर्स ने न्यूट्रलाइज करने का जो वादा किया या दावा किया, उसके लिए उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो सेकेंड लेयर इंटेलिजेंशिया का तस्वुर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे इंसान की आज़ादी में इजाफा होता चला जाता है, ये सेकेंड लेयर इंटेलिजेंशिया का तस्वुर है। जाहिर है कि ये टॉप नॉच जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं 20वीं सदी के, वो है कम अज़ कम ऐसा नहीं समझते। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये बताया कि जो आम आदमी जो माशरे को चलाते हैं, मिसाल के तौर पे सियासतदान, मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स, मिसाल के तौर पे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये ज़ाहिर है कि सेकंड लेयर इंटेलिजेंशिया होती हैं। और ये जो है ऐसा ही समझते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ जो कि एक ज़माने में नामुमकिन था उसको मुमकिन बना दिया। तो फिजिकल ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए इनलाइटनमेंट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ने जो हल पेश किया वो ये कि जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी को साइंटिसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आप आज़ादी को इंजॉय करेंगे। ये हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो दूसरा दायरा है जिसमें इंसान की आज़ादी में रुकावट बनती है, वो सोशल ऑब्स्टिकल है। और सोशल ऑब्स्टिकल को एक्सप्लेन कर किया था मैंने लास्ट क्लास में, कई तरह के सोशल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि मॉडर्न इनलाइटनमेंट डिस्कोर्स के अंदर सोशल ऑब्स्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस किस्म का सोशल स्ट्रक्चर प्रमोट या प्रोटेक्ट या आइडियलाइज किया जाता है, उसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। और मैंने किसी हद तक आप लोगों को सिविल सोसाइटी को एक्सप्लेन भी किया था। और मैंने आपको बताया था कि सिविल सोसाइटी एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जिसके अंदर रिश्तों को बनाने और रिश्तों को तोड़ने की जो बुनियाद होती है वो उसके फर्द के मफादात होते हैं। और मफादात की जो नौयत है, उनमें हाईएस्ट ऑर्डर इंटरेस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल फ्रीडम होगी। यानी कि
Civil society is the society in which individuals are held together by impersonal bonds of interest, and the highest order interest is individual freedom. ये हमने किया था। और इसी इसी जो आर्ग्यूमेंट को हम मजीद जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो ये सिविल सोसाइटी और जो मुस्लिम सोसाइटीज जो है, मुस्लिम माशरे हैं, उनके अंदर भी जो इस वक्त जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो सिविल सोसाइटी का है। और लोकल और प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रही है, जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही है, वो नेचुरलाइज जिस सोशल ऑर्डर को कर रही है वो सिविल सोशल ऑर्डर है। और जाहिर है कि हमारे यहाँ चूंकि हर चीज़ को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया जाता है, लिहाजा सिविल माशरे की जो तारीफ लोगों ने की हुई है वो भी एक महज़िब माशरे की है, यानी कि सिविल का मतलब महज़िब। लेकिन ये कि सिविलिटी की जो डायनामिक्स रही हैं हिस्टोरिकली, वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ रही हैं। सिविल सोसाइटी में सिविलिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ़र्द जो ना तो किसी दूसरे की आज़ादी की राह में रुकावट बनता है, ना किसी को अपनी आज़ादी की राह में रुकावट बनने देता है। अगर ये वस्फ आपके अंदर मौजूद है तो फिर आपके अंदर सिविलिटी मौजूद है। और अगर फ़र्ज़ किया कि आप किसी फ़र्द की इनफरादी हैसियत में या इनफरादी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने को जायज़ समझते हैं किसी भी बुनियाद पर, और अपनी ज़िंदगी में किसी भी दूसरी हस्ती को मुदाखलत करने की इजाज़त देते हैं किसी भी हैसियत में, तो इसका मतलब है फिर आपके अंदर सिविलिटी की कमी है। तो ये जो आम तौर पे मुस्लिम माशरों में तहजीब का तसव्वुर था या तमद्दुद का तसव्वुर था, ये उस तसव्वुर से यकसर डिफरेंट है। तो लफ्ज़ों के हेर फेर के नतीजे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को नेचुरलाइज करने का ये जो तसव्वुर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर है वो बड़ा डेंजरस है। और ये कि अनफॉर्चुनेट भी है, क्योंकि जाहिर है कि ये गंदा काम जो करते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही कर रहे होते हैं, लिहाजा इसको फिलोसॉफिकली देखने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, और आपको ये भी बताने की कोशिश की गई थी कि अगर फ़र्ज़ किया कि एक फ़र्द ये फ़ैसला कर लेता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई माशरती हदबंदी का तयन उसकी इनफरादी तसव्वुरात खैर व शर से मावरा नहीं किया जा सकता, तो फिर उस माशरे के अंदर फ़र्द ये समझेगा कि वो आज़ाद है। लेकिन अगर उस फ़र्द के खैर और शर के मेयारात के तयन के अंदर दखल अंदाजी हो रही है, तो लोग फ़र्द ये समझेगा कि ये माशरा अभी तक सिविल नहीं हो सका है, और उसको वो सिविल माशरे में तब्दील करने की कोशिश करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सिविल माशरा कहीं पर दुनिया में मौजूद है, तो आइडियल सिविल माशरा दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिलेटिवली कोई माशरा ज़्यादा सिविलिटी को नेचुरलाइज कर चुका है, या कॉन्टेक्चुअलाइज कर चुका है, या इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुका है। और कुछ माशरे, जैसे हमारी तरह के माशरे जिन्हें दुनिया में लोग कहते हैं कि वहशी माशरे हैं, वहाँ पर जो है अगर फ़र्ज़ किया कि इस इनफरादी खुद मुख्तारी के तसव्वुर को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जा सका अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक सिविल माशरों में तब्दील नहीं हो पाए। और उसके लिए जाहिर है कि लोगों को, जो वेस्टर्न सोसाइटी जो रिलेटिवली ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुकी है इस चीज़ को, ज़्यादा सिविल माशरा उनको दिखाई देता है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था। कोई बच्चा बता सकता है कि हमने ये किया था या नहीं, ये वाली स्लाइड?
नहीं सर, ये नहीं की थी हमने। ये वाली स्लाइड नहीं की? नहीं सर, ये वाली स्लाइड मैंने नहीं की थी, मुझे मुझे तो यही याद पड़ रहा है कि नहीं। ये वाली? नहीं सर, ये भी नहीं की थी। ठीक है, हम कर लेते हैं ये वाली। सिविल सोसाइटी जो है वो एक ऐसी सोसाइटी है जिसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है सोशल इंटरैक्शन के लिए, वो प्रिज्यूम करता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को, हक खुद इरादियत को। इसका मतलब ये हुआ कि जिस माशरे के अंदर ह्यूमन राइट्स गारंटीड होते हैं, उस माशरे के अंदर हक खुद इरादियत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गारंटी किया जाता है रियासती सतह पर। लेकिन वो रियासती सतह के ऊपर प्रोटेक्ट होने के बावजूद जब प्रैक्टिस होने जाता है तो प्रैक्टिस तो वो माशरे के अंदर होता है ना। लेकिन अगर माशरा जो है वो सिविल माशरा नहीं है, मिसाल के तौर पे रियासत ने कानून की सतह के ऊपर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को तो एक्नॉलेज कर लिया, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और लीगली प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन जो माशरा है वो लेट सपोज के ट्राइबल है, या माशरा जो है वो ट्रेडिशनल है, या माशरा जो है वो रिलीजियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रोटेक्ट कर लेने के बावजूद भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रैक्टिसिंग डोमेन है वो तो सोशल डोमेन है। और सोशल डोमेन के अंदर जो रिश्ते बनाने और रिश्ते तोड़ने की बुनियाद है, अगर वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है तो वो रिवायात है, और अगर वो कबायली माशरा है तो कबायली रिवायत है और सरदार की वैल्यूज़ हैं, या फिर अगर वो माशरा रिलीजियस है तो फिर कुरान एंड सुन्ना है, अगर वो मुसलमान है तो फिर ऐसे माशरे के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की सब्सटेंटिव एक्चुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को गारंटी करता है पॉलिटिकली, वो उस वक्त तक फंक्शनल नहीं होगा जब तक कि माशरा जो है वो मेंटल वैल्यू के तौर पर रिकग्नाइज ना करे। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि सिविलिटी का जो पैमाना है, उस सिविलिटी के पैमाने पे ना कबायली माशरा पूरा उतरता है, ना रिवायती माशरा पूरा उतरता है, ना मजहबी माशरा पूरा उतरता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि सिविलिटी जिसकी कोशिश की जाएगी सिविल सोसाइटी के अंदर, उस सिविलिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर क्यों जो है वो क्यों जो है वो पूरा नहीं उतर सकता रिलीजियस माशरा या कबायली माशरा या रिवायती माशरा? क्या ये कोई बता सकता है मुझे? सर क्योंकि उसका जो डोमेन ऑफ प्रैक्टिस है वो सिविल नहीं है। आई मीन एट द स्टेट लेवल इट हैज़ बीन एक्नॉलेज, बट जो आपकी सोसाइटी है वो स्टिल जो है हाँ, वो वो। क्यों नहीं है सिविल? क्योंकि सर वहाँ पे जो रिश्ते नाते हैं वो अभी भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेसिस पे नहीं है, वो ट्रेडिशन की बेसिस पे बनते हैं। वो ट्रेडिशन जो है ट्राइबल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। तो वहाँ लोगों के पास ये सोशली इख्तियार नहीं है कि वो अपने रिश्ते किसी भी वे में बना सकें, ऑल्दो इट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी, बट स्टिल जो सोशल डायनेमिक्स हैं उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का सर जो की जो यार्डस्टिक है वो अभी भी पर्सनल या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी नहीं है इन मुआशरों के अंदर। बेशक उन्होंने उसको किसी ना किसी तरीके से वो कर लिया, लेकिन वो उस तरीके से पर्सनल या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी नहीं मान कर पा अचीव जो कि सिविल सोसाइटी चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जब भी कोई मजहबी माशरा बना
तो वो सिविल नहीं था ना। जी बिल्कुल सर, नहीं था कभी भी। कभी मजहबी भी माशरा दुनिया में कोई रिवायती माशरा जो है वो सिविल माशरा नहीं रहा ना। नहीं नहीं, सर। ना रहा ना हो सकेगा कभी भी फ्यूचर में भी। जी, ना था ना हो सकेगा। बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं हो सकता? वो क्यों क्योंकि नहीं वो हो जो सकता? सेल्फ ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्यों वो किसी, नहीं हो सकता? क्योंकि वो किसी और को ये इख्तियार दे रहा है कि वो उसकी फ्रीडम को पर्च कर ले, चाहे वो खुदा हो या ट्रेडिशंस हो या कुछ भी हो। सर हो तो सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए फिर क्योंकि ये है वो कि इंसान सॉरी। को खुद मुख्तार खैर की तख्लीक में नहीं समझता। जी, वो इंसान पैमाना को, नहीं समझता हाँ, कि इंसान को। इंसान को ये हक नहीं देता कि वो खैर की जो तफसीर करना चाहे करे। और चूंकि खैर की जो तफसीर करना चाहे करे इंसान, इसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इंश्योर करता है। और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जहाँ पर इंश्योर्ड होता है लीगली, वहाँ पर जो माशरा कायम होता है, वहाँ पर उस माशरे के इस हक को कि वो खैर की तख्लीक में फ़र्द के किरदार को की नफ़ी ना करे, तब्दील किया जाता है आहिस्ता 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 ग्रेजुअली। इस वजह से सिविल सोसाइटी प्रोडक्ट होती है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का। और जब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ स्टेट या लिबरल स्टेट स्ट्रक्चर इंडिविजुअल के प्राइवेट स्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए माशरे के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो फर्द है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो उलमा है, चाहे वो कोई भी या सरदार है, जो भी है, उसका जब ये हक न्यूट्रलाइज किया जाता है तो एक्चुअली फर्द जो है वो इंडिविजुअली अपने खैर और शर के मेयारात को तयन करता है। और जाहिर है कि जब एक फर्द अपने खैर और शर के मेयारात का तयन अपनी इनफरादी हैसियत में करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए मुमकिन नहीं रहता कि वो जॉइंट फैमिली के या कबाइल के हुदूद और क़ुयूद के साथ अपनी इनफरादी हैसियत को बरकरार रख सके। लिहाजा कांस्टेंट क्लैशेस के नतीजे में वो डिसइंटीग्रेट होता है, कबायली माशरा भी और रिवायती माशरा भी और मजहबी माशरा भी। और एक्चुअली इंसान अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर अपनी खैर और शर के मेयारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महज एक इंडिविजुअल के तौर पर ऑपरेट करता है। और ग्रेजुअली राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे जैसे माशरती सतह पर इंस्टीट्यूशनलाइज होता चला जाता है, उसके नतीजे में सोशल कलेक्टिविटीज जो कि ट्रेडिशनल कलेक्टिविटीज थी या हिस्टोरिकल कलेक्टिविटीज थी या रिलीजियस कलेक्टिविटीज थी या ट्रेडिशनल कलेक्टिविटीज थी, वो कलेक्टिविटीज डिसइंटीग्रेट होती चली जाती हैं। और जो तितिम्मा निकलता है, जो नतीजा निकलता है इस तरह की इनफरादियत का, उसे हम टेक्निकली कहते हैं सोशल एटमाइजेशन। सोशल एटमाइजेशन यानी कि आप माशरे में रहते तो हो लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे, और ये दूसरा भी इंडिविजुअल और तीसरा भी इंडिविजुअल और सब इंडिविजुअल के तौर पे। तो जब आप माशरे में बहैसियत इंडिविजुअल रहना शुरू करते हो तो आपकी जो कम्युनल अटैचमेंट है, जो आपकी फैमिली अटैचमेंट्स हैं, जो कि आपकी कबायली अटैचमेंट्स हैं, जो कि नेचुरल थी और हिस्टोरिकल थी या रिलीजियस अटैचमेंट्स थी, वो अपनी कदर और वक़्त खोती चली जाती हैं। और असल जो वैल्यू बनती है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन बनती है या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बनती है। अब इसके नतीजे में जो क्राइसिस पैदा होता है वो ये क्राइसिस पैदा होता है कि जब आपने अपने कबीले को छोड़ दिया,
जब आपने अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़ दिया, जब आपने अपनी न्यूक्लियर फैमिली को भी छोड़ दिया, क्योंकि ये किसी ना किसी लेवल के ऊपर आपकी इनफरादी जिंदगी में मुदाखलत करने का जवाज रखती हैं, तो फिर जाहिर है कि अब आइडियल लाइफ ये होगी कि आप अकेले रहो, अपनी जिंदगी गुजारो, खुद कमाओ, खुद खर्च करो और खुद जिंदगी गुजारो। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ तो हो जाओगे आप, ठीक है, यानी कि आप एज एन इंडिविजुअल, ऑटोनोमस इंडिविजुअल। ऊपर है रियासत, और रियासत के पास है उसके अपने ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सोशल एटमाइजेशन हो गई है, इसमें अगर आपको कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए जो कि आपकी कानूनी जरूरत तो ना हो, लेकिन आपकी जज्बाती जरूरत हो, आपकी इंसानी जरूरत हो, आपकी इनफरादी जरूरत हो, उसमें रियासत आपके लिए क्या कर सकती है? जाहिर है कि रियासत तो आपके लिए, उसके लिए कोई इदारा नहीं बनाएगी, उसके लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों? जैसे फर्ज किया कि जब आप खानदान में होते हो, तो खानदान के अंदर आपकी जिंदगी में दाखिल तो होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलती हैं। मिसाल के तौर पे आपको खानदान में मुफ्त में मोहब्बत मिलती है, मुफ्त में लोग आप गले लगाते हैं, मुफ्त में आपकी बकवासबाजी सुनते हैं, मुफ्त में आपकी दिलजोई करते हैं, मुफ्त में आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। इसके कोई पाई पैसे नहीं होते। इसकी कीमत क्या होती है? इसकी कीमत ये होती है कि आप अपनी इनफरादी आज़ादी और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अब सोशल एटमाइजेशन हो चुकी, खानदान बिखर चुका, डिवोर्स हो चुकी, फैमिली तो अब मौजूद है नहीं, और हर मसले का हल रियासत के पास नहीं होता, तो फिर आपकी इनफरादी जो ज़रूरियात हैं, जो आपकी जज्बाती ज़रूरियात हैं, जो आपकी माशरती ज़रूरियात हैं, जो कि कानूनी नहीं है, वॉलेंटरली लोग उसमें शिरकत करते थे, अब वो मौजूद नहीं है, या आपने अपने आप को उन ताल्लुकात से आज़ाद कर लिया ताकि आप एक खुददार जिंदगी गुजार सकें। तो जो असल में खुद मुख्तार होता है वो समद होता है, अहद होता है ना? तो जिस तरह अल्लाह ताला होता है, तो आप एक छोटे से झूठे अल्लाह मियाँ बन गए हो। अब झूठे अल्लाह मियाँ को तो, अल्लाह मियाँ तो वो है नहीं, तो उसको जरूरत पड़ेगी, उसको तकलीफ होगी, तो उसको अपने कथारसिस के लिए सुनने वाले लोग चाहिए, उसका मौत वाक़ हो जाएगी तो उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाले लोग चाहिए, उसको मर जाए तो उसको दफन करने वाले लोग चाहिए, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से वो चाहता है कि कोई उसको गले लगाए, वो चाहता है कि वो अपनी दिल की बात किसी से करे, वो अगर कोई उस पर जुल्म करे तो कोई उसकी मदद को पहुंचे। तो जुल्म जो होते हैं वो सिर्फ यही नहीं होते कि आपकी प्रॉपर्टी या आपकी क्या बोलते हैं, लाइफ को थ्रेट हो, कभी कभार आपको इमोशनली भी हर्ट होते हैं। तो हर चीज़ को सब्सटेंशिएट करना स्टेट के लीगल ऑर्डर के अंदर मुमकिन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको हील होने के लिए सोशल फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। वो सोशल फैब्रिक तो आपने तहस नहस कर डाला। तो अब आप के इस वैक्यूम को फिल कौन करता है? तो इस वैक्यूम को भाई फिल करती हैं एसोसिएशंस, और वो एसोसिएशंस जो होती हैं एक आर्टिफिशियल कलेक्टिविटीज जनरेट करती हैं। ये एसोसिएशन जो कि आर्टिफिशियल कलेक्टिविटीज होती हैं, ये आपकी आज़ादी के तसव्वुर, आपके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्नॉलेज करते हुए
आपकी आज़ादी और इनफरादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़ू पज़ीर होती हैं, और इसमें आप मेंबरशिप ले लेते हो, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इनकी मदद की, इस एसोसिएशन की मदद की, तो वो एसोसिएशन के लोग आपकी मदद करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग द प्रायोरिटी ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड योर कैपेसिटी टू डिटर्मिन योर ओन कंसेप्शन ऑफ गुड। ये एक रिमार्केबल जो है वो रोल प्ले करती है एसोसिएशंस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ social order in absence of traditional form of collectivities. And when we use traditional form of collectivities, that means that the religious collectivity, the communal collectivity, the traditional collectivity, the tribal collectivity, the natural forms of collectivities, those which were being disintegrated due to the ruthless imposition of right of self-determination through state institution, and your constant struggle for the right of self-determination, and that struggle for right of self-determination protected by the coercive liberal state structure eventually disintegrate family, tribe, tradition, religion, church, etc. क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं? जी सर। समझ आ गई आप कि जी। एसोसिएशन जो काम होता है वो एक गैर हकीकी इज्तिमाइयत पैदा करती है, और उस गैर हकीकी इज्तिमाइयत का काम होता है आपकी इनफरादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। सिर्फ शर्त ये होती है कि आप इस एसोसिएशन के मेंबर बन जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें कि आप शहरों के अंदर रहते हैं, तो शहर के अंदर कबीला वर्क नहीं करता, शहरों के अंदर रिवायात वर्क नहीं करती, शहरों के अंदर जो है वो जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, माँ बाप में डिवोर्स हो जाती हैं बहुत दफ़ा। तो अब अगर फर्ज किया एक ऐसा आदमी है जिसकी माँ अलग घर में रह रही है, बाप अलग घर में रह रहा है, वो अलग घर में रह रहा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यूरोप में आम बात है ये। तो वो जो बच्चा है या वो बच्ची जो है जो अब 18 साल से बड़ी है और वो अकेली रह रही है, उसको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कौन है उसकी मदद करने को? एक रियासत है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रियासत उन चीज़ों में मदद नहीं करती जो कि रियासत के प्रेरोगेटिव नहीं है। मिसाल के तौर पे रियासत आपको मोहब्बत की जो कमी है आपकी ज़िंदगी में वो पूरा नहीं करती। रियासत आपको किसी ने आपको घूर लिया, स्टेयर कर लिया, तो उसके लिए रियासत फौरी तौर पर आपको काम नहीं करेगी। इसी तरीके से आपको तन्हाई महसूस हो रही है और किसी से आप बात करना चाह रहे हैं, उसके लिए रियासत आपके लिए कुछ नहीं करेगी। हाँ, रियासत आपके लिए अम्यूज़मेंट पार्क बना देगी, रियासत आपके लिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड बना देगी, रियासत आपके लिए जॉगिंग ट्रैक बना देगी, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल आपको एक दूसरे इंसान की ज़रूरत होगी, तो रियासत आपके लिए दूसरा इंसान मुहैया नहीं कर सकती, उसको मुहैया करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ये जो मुहैया करने की जिम्मेदारी इंसानों को, जिनको आपने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा है, वो उसकी जिम्मेदारी एसोसिएशन उठाती हैं। चाहे वर्क प्लेस के ऊपर हो, इंसानों की ऐसी ग्रोह आपके लिए अवेलेबल होंगे, चाहे आप अपनी आम जिंदगी के अंदर, माशरती जिंदगी के अंदर आपको इंसानों की ज़रूरत हो, उसके लिए मुख्तलिफ एसोसिएशंस डेवलप होती चली जाती हैं। मिसाल के तौर पे जॉब के अंदर, अब जॉब के अंदर रियासत के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है, तो जाहिर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रियासती कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अमल करेगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि अफराद ने एक ऐसा जत्था बना लिया है
जो कि रियासती कवानीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपको अपनी इनफरादी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए अफराद की एक अनदर ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी जो उस इंटरेस्ट ग्रुप के खिलाफ आपकी मदद कर सके। तो जैसे फिर फर्ज किया कि आप यूनिवर्सिटी में काम करते हो, तो आप बना लोगे यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, या आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एसोसिएशन, या अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ हो तो लेबर एसोसिएशन, या अगर आप नॉन टीचिंग तो हो लेकिन आप जो हो वो ऑफिसर हो तो ऑफिसर एसोसिएशन। इस तरह आप 3-4 एसोसिएशंस के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी के लोग डिवाइड हो जाएंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन टीचिंग के लोग। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज किया कि एक इंसान को जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो खतरा है, कोई क्या बोलते हैं, थ्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो थ्रेट जो है वो अब एफआईआर कटवाना पुलिस के पास जाने से बेहतर है कि आप क्या करो, यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन करेगा। अगर बस गया कि किसी स्टूडेंट को कोई टीचर हैरेस कर रहा है तो स्टूडेंट एसोसिएशन के पास चला जाए, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपको अपने अम्मी अब्बू की जरूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो टीचर एसोसिएशन आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और जो है स्टूडेंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ स्टूडेंट एसोसिएशन करेगी, और लेबर के मफादात का ताल्लुक लेबर एसोसिएशन करेगी, ऑफिसर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ऑफिसर एसोसिएशन करेगी। लेकिन इन तमाम एसोसिएशंस में जो कॉमन फैक्टर होगा वो ये कि टीचर एसोसिएशन आपके इनफरादी ज़िंदगी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। स्टूडेंट एसोसिएशन आपकी इनफरादी ज़िंदगी के मामलात, कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसे रहते हो, अपने बहन भाइयों के साथ कैसे रहते हो, अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते हो, इन चक्करों में वो नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपके स्पेसिफिक इंटरेस्ट होगा pertaining to your existence in a given social structure or a given organizational structure। उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आप क्या करते फिरते हो, इससे उस एसोसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें मैं टीचर एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मेरे वालिद जो है वो आ जाए टीचर एसोसिएशन के पास और ये कहें कि भाई आप ना इस बंदे को टीचर एसोसिएशन से निकाल दें क्योंकि ये अपने बाप की इज्जत नहीं करता, और बाप इसको फ़ोन करता रहता है, ये फ़ोन नहीं उठाता, और ये इंतहाई बुरा बेटा है, और आप लोग इसको बड़ी इज्जत दे रहे हो, टीचर एसोसिएशन का इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाए, तो आप इसको हटा दो। तो टीचर एसोसिएशन क्या करेगी, मुझे निकाल देगी या नहीं, है भाई? नहीं निकालेगी। क्यों नहीं निकालेगी? वो कहेगी ये तो आपका अपना मामला है, इसका हमारे टीचर एसोसिएशन या हमारे उससे क्या ताल्लुक है। नहीं तो मुझे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है ना, अच्छा समझ के बनाया होगा ना मुझे। लेकिन वो अब जैसे अभी हमने कहा ना कि वो एसोसिएशन जो है वो सिर्फ उसी इदारे जो उसकी इंडिविजुअल उसके अंदर नहीं दखल अंदाजी देगी, ऑटोनॉमी के अंदर मैं जो भी करता फिरूं, जिसके साथ भी करता फिरूं। मैं नहीं। टीचर्स के साथ बुरा नहीं कर रहा, एसोसिएशन के साथ बुरा नहीं कर रहा। हाँ, अच्छाई का मतलब ये होता है कि मैं एसोसिएशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, हम्म। और एसोसिएशन के जो रूल्स लिखे हुए होंगे ना उनमें कहीं ये नहीं लिखा होगा एसोसिएशन के एसओपीज के अंदर कि हर एसोसिएशन के मेंबर को अच्छा बेटा बनना पड़ेगा, हर जी। एसोसिएशन के मेंबर को अच्छा शौहर बनना पड़ेगा, हर हम्म। एसोसिएशन के मेंबर को अच्छी बीवी बनना पड़ेगा। यानी कि यूनिवर्सिटी में कभी कभार ऐसा ही होता है, आप लोग भी हो यूनिवर्सिटी में, मियाँ भी यूनिवर्सिटी में है, बीवी भी यूनिवर्सिटी में, दोनों में जूतम पट्टियां हो रही हैं घर के अंदर, तो वो बीवी आ जाती है टीचर एसोसिएशन के पास कि इसने मेरे ना चपेड़ मारी है, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये आंटी ये बात ना करें, अंकल आप ये बात ना करें, नहीं इस तरह ये आपके घर का मामला है। बोले नहीं मैं तो टीचर एसोसिएशन की मेंबर हूँ ना, इसने मुझे चपेड़ क्यों मारी है?
तो वो कहें देखें हमने तो देखा नहीं है, तो हमने नहीं देखा, और हाँ, आप जो है ये मसले हल करें, क्योंकि टीचर एसोसिएशन को इस नहीं पता कि टीचर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है वो अपनी बीवी के साथ घर के अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि इस एसोसिएशन का ये दायरा नहीं है। अगर आपके ऊपर हाथ उठा दिया है आपके शोहर ने, तो आप ऐसा करें वुमेन एसोसिएशन की मेंबर बन जाए, या होम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो एसोसिएशंस बनती हैं उसकी मेंबर आप बन जाए, या उनके पास चली जाए कि भाई मेरे शौहर ने मुझे मेरे पे हाथ उठाया है, और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो लोग काम करते हैं वो एसोसिएट ये नहीं देखेगी कि आप टीचर हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या मौलवी हो या लॉयर हो या क्या हो, जो भी हो आप, आपने वायलेंस कैसे किया। तो इसका मतलब ये होगा कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस होंगी जिनके मुख्तलिफ स्पेसिफिक एरियाज होंगे, और उन स्पेसिफिक एरियाज एसओपीज के अंदर रहते हुए आप काम करेंगे। बात समझ में आ गई। और अगर आपने उनके जो एसओपीज हैं उसके अलावा उनसे कोई काम करने को कहा, तो कहेंगे नहीं ये काम हम नहीं करते, ये है तो माशरे का काम, लेकिन हम वन पॉइंट एजेंडा सॉलिडेरिटी मूवमेंट है, और हम जो है वो दूसरा काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस की मेंबर हैं आप भी, और आप उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनके तहरीकों में भी जाते हैं, लेकिन अर्ज किया कि आपके अब्बा मर गए, तो हमने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो वो है मेंबर, उनको फोन किया कि भाई वो मेरे अब्बा मर गए तो उनको नहलाना है, या मेरी अम्मी मर गई हैं उनको नहलाना है, तो वो जो है आप नहला दें। तो बोले नहीं हम लोग तो मुर्दा नहीं नहलाते। बोले देखें मुझे ये शक है कि इनको जब हम एदी में या छीपा में या पीपा में या टीपा में इस तरह की जाएंगे तो वो उनको सही तरह नहीं नहलाएंगे और उनको अजियत तकलीफ पहुंचाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्योंकि वायलेंस के खिलाफ हैं, तो आप लोग बड़े नरम अंदाज में उनको नहला देंगे, कफन वफन दे देंगे। वो कहें वो तो सही है, हम तो वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन जिंदों के ऊपर वायलेंस जब होता है ना तब हम उसके खिलाफ होते हैं। अब तो ये मर गए, और ये कि नहलाना तो हमें आता ही नहीं, तो आप ऐसा करें मुर्दा नहलाने वाली एसोसिएशन के पास चले जाएं। तो अगर आप ये देखेंगे कि आपकी जो 24 आवर्स की जिंदगी होगी उसके अंदर वो तमाम काम जो माशरा मुफ्त में कर रहा होगा, यहाँ पर हजारों तरह की एसोसिएशन ये काम कर रही होंगी, और हजारों तरह की एसोसिएशन सिर्फ एक वही काम कर रही होंगी जिसके लिए वो एसोसिएशन बनी है। और वो एसोसिएशन जितना इफेक्टिवली काम करेगी उतना ज्यादा उस दायरे के अंदर आपकी आजादी में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी एसोसिएशन से जिंदगी के दायरे में मदद तलब की, तो वो एसोसिएशन ये कह के माजरत कर लेगी कि हमारी जूरिसडिक्शन में नहीं होती। लेकिन जब आप माशरे में रहते हो ना, तो जो बाप होता है या माँ होती है या भाई होता है या कबाइल होते हैं, वो जिंदगी के हर मामले में आपके साथ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ कोई बीमार हो गया तो वो पूछने चले आएंगे, अगर आप पे कोई कानूनी मसला हो गया वो अदालत में पहुंच जाएंगे, वो अगर फर्ज किया कि आप मर गए तो आपको नहलाने पहुंच जाएंगे, अगर फर्ज किया गया कब्र खोदनी है कब्र खोदने पहुंच जाएंगे, वगैरह वगैरह। वो हर चीज में ऐसे फ्री फंड में पहुंच रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वो उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसकी कॉस्ट ये होती है कि वो आपकी फ्रीडम में दखल अंदाजी करते हैं, लिहाजा उस कॉस्ट को चूंकि आप बेयर करने पे तैयार नहीं है, लिहाजा उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं उन तमाम फैसिलिटीज को, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ डिटर्मिनेशन, और मुख्तलिफ एसोसिएशंस के मेंबर आप बन जाते हैं। माइकल इग्नाइटिव ये कहता है कि सिविल सोसाइटी बुनियादी तौर पर एक मार्केट सोसाइटी है, और मार्केट सोसाइटी में जो इफेक्टिव डिमांड होती है
In market society, effective demand is determined by the one who has capital. इसका मतलब ये होता है कि सिविल सोसाइटी में ये हजारों तरह की एसोसिएशन होती हैं, डॉक्टर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, लॉयर एसोसिएशन, वुमेन एसोसिएशन, डोमेस्टिक वायलेंस एसोसिएशन और ऑर्फन एसोसिएशन, फिलंथ्रोपिक एसोसिएशंस, ब्लाइंड एसोसिएशंस, हाँ, तो ट्रांस एसोसिएशंस, जितनी भी तरह की एसोसिएशंस हो, ये तमाम एसोसिएशंस जो होती हैं वो जिस उसूल के ऊपर खड़ी होती हैं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन क्या इन सब की माशरती वजन और कदर और हैसियत यकसा होती है? तो ये सही बात नहीं है। मिसाल के तौर पे वो एसोसिएशन जो रियासत के लिए सीरियस थ्रेट, सीरियस चैलेंज पोज करती हो, या सोशल प्रोसेस को, सोसाइटी को नहीं, सोशल प्रोसेस को में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की इस कैपेसिटी रखती हो, वो एसोसिएशन ज्यादा पावरफुल एसोसिएशन समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पे लॉयर्स एसोसिएशन। अब लॉयर एसोसिएशन जो होती है उसका जो काम होता है वो लॉयर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, क्योंकि लॉयर्स को रियासत के खिलाफ भी पिटीशंस फाइल करनी होती हैं और लॉयर्स को मुजरिम के खिलाफ भी पिटीशंस फाइल करनी होती हैं। इसी तरह लॉयर्स को मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स के खिलाफ, मिसाल के तौर पे रिलीजियस ग्रुप्स के खिलाफ, में मिसाल के तौर पे पैट्रियार्की में मेल्स के खिलाफ, या कैपिटलिस्टों के खिलाफ, मुख्तलिफ ग्रुप्स के खिलाफ पिटीशंस फाइल करनी होती हैं। लिहाजा अगर फर्ज किया कि लॉयर्स के लिए अपना कोई प्रोटेक्टिव बेल्ट अवेलेबल ना हो और ख़ानदान भी मौजूद ना हो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और रिवायात भी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद ना हो, और कबीला भी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद ना हो, फिर तो वो मारा जाएगा। लिहाजा लॉयर एसोसिएशन के साथ तमाम लॉयर्स जुड़ जाते हैं, और उन सब के दरमियान जो कॉमन प्रिंसिपल होता है वो ये कि किसी भी लॉयर की लाइफ, प्रॉपर्टी या ऑटोनॉमी को अगर कोई थ्रेटन करेगा तो इसका मतलब ये है कि तमाम लॉयर्स मिलकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और रियासत के खिलाफ भी खड़े होंगे, चर्च के खिलाफ खड़े होंगे, मजहबी ग्रोह के खिलाफ भी खड़े होंगे, और नेशनल कलेक्टिविटीज के खिलाफ भी खड़े होंगे, और लॉयर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हर सूरत में। अदरवाइज लॉयर एज अ प्रोफेशन सस्टेन नहीं कर सकता ऑन इट्स ओन। इसी तरीके से ये बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन है। इसी तरीके से सहाफ़ी होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं उन्हें रियासत के ख़िलाफ़ भी काम करना होता है। सहाफ़ी जो होते हैं वो पावरफुल सरमायादाराना ग्रुप्स के ख़िलाफ़ भी उसे काम करना होता है। इसी तरह सहाफ़ी को जो है वो आम जो सरदार हैं या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या मजहबी ग्रुप, उनके खिलाफ भी काम करना होता है। तो अगर फ़र्ज़ किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना हो, ख़ानदान की तरफ भी से भी ना हो और रिवायात की तरफ से भी ना हो और मज़हब की तरफ से भी ना हो, तो फिर वो सहाफ़ी तो मारा जाएगा। तो सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम सहाफ़ी यकजा हो जाएंगे, और वो तमाम सहाफ़ी यकजा होने के बाद क्या करेंगे? सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह सहाफ़ी अपनी इनफरादी आज़ादी को कुर्बान किए बगैर माशरती सतह पर एक ताकतवर सोशल ग्रुप डेवलप कर लेंगे, और ये सोशल ग्रुप उनकी आज़ादी में मुदाखलत किए बिना उनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा, और उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आ गई? जी सर। अब इसको मैं कैपिटल मार्केट सोसाइटी क्यों कह रहा हूँ? जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर एसोसिएशन के सारे मेंबर डॉक्टर एसोसिएशन में होंगे,
इसी तरीके से लॉयर एसोसिएशन के सारे मेंबर लॉयर्स होंगे। इसी तरह टीचर एसोसिएशन के सारे मेंबर टीचर होंगे। इसी तरह ऑफिसर एसोसिएशन के सारे मेंबर ऑफिसर्स होंगे। इसी तरह स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे मेंबर स्टूडेंट होंगे। सर तो और आप ये नहीं, क्या नहीं नहीं, ये सब लोग जो है वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो इसमें मसला क्या होगा? सर मसला इसमें प्रॉब्लम आई मीन प्राइमरीली तो वही है कि जो ट्रेडिशनल ऑर्डर है ये उससे हट कर है। नहीं और नहीं, उसमें उसको छोड़। अच्छा, एवरीबडी हैज टू अडॉप्ट अ मार्केट रोल टू बी ए पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन। पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये होगा कि आप अपने वर्क की बुनियाद पर एसोसिएशनल आइडेंटिटी हासिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल सोसाइटी के अंदर वो लोग जो कि वर्क नहीं करते, उनकी जो एसोसिएशन होगी वो एक वीक एसोसिएशन होगी, और उसकी सोशल वाइबिलिटी और सोशल अक्यूमन और स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी। मिसाल के तौर पे बेरोजगारों की एसोसिएशन, ये भी तो एसोसिएशन बन सकती है ना। जी सर, बन सकती है। इसी तरह रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन, ये भी हम्म तो एक एसोसिएशन होगी ना। हम्म। सही है। इसी तरीके से ब्लाइंड एसोसिएशन, इसी तरीके से हैंडीकैप, जो जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम बेचारे होते हैं लोग, वो पागल नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो इतने तेज नहीं होते या इतने चालाक, या कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, तो वो सब मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो आप किस अ, हैसियत में माशरती अमल में शिरकत करते हैं, इसकी बुनियाद पर आपकी एसोसिएशनल स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। समझ में आ गई बात? तो अगर फर्ज किया कि आप कुछ करते ही नहीं हो, तो आप फिर क्या एसोसिएशन बनाओगे? जैसे ये जो घर में औरतें बैठी हुई हैं, जैसे आप लोग जो हो, कितने बैठे हुए हैं बेचारे, ये 12 लोग जो बैठे हुए हैं, तुम्हारी जो माएँ हैं वो हैं घरों के अंदर? हाँ जी सर, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, माय वाइफ इज आल्सो अ हाउसवाइफ। सही है। बिल्कुल। ये जो औरतें बेचारी घरों के अंदर बैठी हैं, वो तो कोई काम करती नहीं है, तो उनका उनकी एसोसिएशनल आइडेंटिटी क्या है? उनकी एसोसिएशनल आइडेंटिटी क्या है? नहीं है सर, कोई भी नहीं है। नहीं, तो वो बना सकती है ना। हाँ, हाउस बना सकते। वाइफ हाउस वाइफ एसोसिएशन बना ले। जैसे मोहल्ले के अंदर होता है ना, जैसे बाज आंटियां होती हैं जो कमेटी डालती हैं कमेटी डालती हैं, सुबह वॉक करती हैं, फिर पार्क में बैठती हैं, फिर बातें करती हैं, ये अधेड़ उम्र की औरतें होती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ कराची में जो बहुत सारे हरामखोर होते हैं, उन उन हरामखोरों ने अपनी बीवियों की बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव पॉकेट मनीज रखी हुई होती हैं। वो सारी हरामखोर औरतें जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं, और फिर वो क्या करती हैं, क्लब्स में बैठती हैं, और फिर वहाँ पर अपनी एसोसिएशन बना लेती हैं, और किटी पार्टी करती हैं। सही है। आज ब्लू पार्टी हो रही है, सब ब्लू कपड़े पहन के आ जाती हैं। आज पिंक पार्टी हो रही है, सारी पिंक बुढ़ियाँ होती हैं बिल्कुल, यानी कि ये ख़त्म औरतें होती हैं, चले हुए कारतूस होते हैं ये बेचारी एसोसिएशन बना लेती हैं। अ, ये मगर बेचारी चूंकि ये जो भी कर रही होती हैं, इसका जो माशरती इम्पैक्ट होता है, जिस तरह एक लॉयर का माशरती इम्पैक्ट है, या जिस तरह एक डॉक्टर का माशरती इम्पैक्ट है, या इसी तरीके से सहाफ़ियों का माशरती इम्पैक्ट है, ये जो बेचारी किटी पार्टी करने वाली जो हाउस वाइफ्स हैं,
गो के इनके पास पैसे भी हैं और ये खाती पीते घरानों की या हरामखोरों की औरतें होती हैं, तो लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई सोशल वेट नहीं होता है इनका, यानी कि ये कोई सोशल अपहीवल पैदा करने के लायक नहीं होती। समझ में आ गई बात? क्योंकि बुनियादी तौर पर ये प्रोड्यूसर नहीं है, एंड यूजर है और कंज्यूमर है, यानी कि बस ये खाने पीने हरामखोरी करने वाली का काम है इनका। हाँ, जो सरमाए के इर्तिकाज को तेज करते हैं, महमेज देते हैं, वो एसोसिएशन जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है या पावरफुल समझी जाती है। तो ये याद रखें कि एक वजह तो ये है कि जो वर्क है वो आपकी आइडेंटिटी बनता है, और अगर आप कोई वर्क करते ही नहीं, यानी कि जैसे आप हाउसवाइफ हो, तो आपके लिए एसोसिएशनल फॉर्मेशन करना मुश्किल है, और अगर आपने कुछ हाथ पैर मार के कर भी ली तो उसकी जो सोशल स्ट्रेंथ होगी और विजिबिलिटी होगी वो वीक होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी वजह, ये पहली वजह जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी वजह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉयर्स जो होते हैं, सारे लॉयर्स लॉयर एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, और सारे डॉक्टर्स डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, सारे टीचर टीचर एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। तो जब ये एसोसिएशनल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को पहचानते हैं तो इनका जो नेचर होती है वो कैसी होती है? कंसोसिएशनल होती है, कि हम लोग एक हैं, आ जाओ भाइयों, जिद्दोजहद में शरीक हो जाओ। लेकिन एज एन इंडिविजुअल एक लॉयर का दूसरे लॉयर से किस किस्म का रिश्ता होता है? सर इम्पर्सनल। हाँ, इम्पर्सनल तो होता है। नेचर क्या होती है रिश्ते की? कॉम्पेटिटर होता है ना, कॉम्पेटिटिव होता है। हाँ। कंपटीशन होती है। जी, कंपेटिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉयर के मफादात के बढ़ने के नतीजे में दूसरे लॉयर के मफादात पे चोट पड़ सकती है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन ये होती है सिविल सोसाइटी के अंदर कि जो मेंबर ऑफ द एसोसिएशन होते हैं वो जो एसोसिएशनल फैब्रिक के अंदर जो है वो कंसोसिएशनल होते हैं, और एज एन इंडिविजुअल उनके दरमियान जो रिश्ता होता है वो एंटाइगनिस्टिक होता है, कंपेटिटिव होता है। एक के मफाद में इजाफा दूसरे के मफाद में कमी पैदा करता है। मिसाल के तौर पे एक लॉयर जो है वो सारे केसेस उसी को मिले जा रहे हैं, दूसरे को तो मिल नहीं रहे, तो वो लॉयर जो है जिसको केस नहीं मिल रहा है वो उस लॉयर के बारे में बुरी बुरी बातें करेगा कि ये हरामखोर है और ये रिश्वतें देता है और ये जो हेरा फेरी करता है और जाली एविडेंसेस दे देता है और अपने जो वो है क्लाइंट को तोड़ लेता है वगैरह वगैरह। और जो दूसरा होता है जिसके पास सारे केसेस आ रहे होते हैं वो कहता है मैं चूंकि कंपेटिटिव हूँ, केस जीत के देता हूँ भाई, इस वजह से मेरे पास आते हैं, और दूसरे ये खबीस मेरे से हसद करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक एसोसिएशन के अंदर अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक एक्सटर्नल थ्रेट की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सटर्नल थ्रेट जो होता है आउटसाइड देयर एसोसिएशन होता है। मिसाल के तौर पे लॉयर को लॉयर से भी थ्रेट है, लेकिन लॉयर को जज से भी थ्रेट है, लॉयर को ब्यूरोक्रेट से भी थ्रेट है, लॉयर को सहाफी से भी थ्रेट है, लॉयर को क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनसे भी थ्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे मेरा मुकाबला होगा कोई बाहर के बंदे से, जैसे पॉलिटिशियनर से, ब्यूरोक्रेट से, स्टेट अथॉरिटीज से या सहाफियों से, तो मैं लॉयर्स के साथ मिल जाऊंगा। लेकिन जब मुझे लॉयर से ही थ्रेट होगा तो मुझे कौन बचाएगा?
तो फिर क्या होगा कि लॉयर एसोसिएशन में सब एसोसिएशन बन जाएगी। हाई कोर्ट एसोसिएशन अलग बन जाएगी और लोअर कोर्ट एसोसिएशन अलग बन जाएगी, सेशन कोर्ट एसोसिएशन अलग बन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन अलग बन जाएगी, और इन एसोसिएशन के दरमियान मुखासिमाना ताल्लुक होगा। सेम विद द केस ऑफ ये जो होते हैं सहाफ़ी के, प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से कंपेटिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, और जो प्रिंट मीडिया के जो मेंबर्स होते हैं सहाफ़ी होते हैं वो अंग्रेज़ी मीडिया के जो होते हैं वो उर्दू मीडिया पेपर्स जो होते हैं उनको कमतर समझते हैं। इसी तरीके से जो उर्दू मीडियम या उर्दू न्यूज़पेपर के सहाफ़ी होते हैं वो जो रीजनल ज़बानों के, लोकल लैंग्वेजेस के जो सहाफ़ी होते हैं उनको कमतर समझ रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान भी मफादात की एक ख़ास किस्म की कंपेटिटिवनेस होती है, और इस कंपेटिटिवनेस के नतीजे में हर एसोसिएशन के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये अपने आप को खुद ब्रेक करे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सहाफ़ी एसोसिएशन, तो सहाफ़ी एसोसिएशन फर्दर डिवाइड हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन और प्रिंट मीडिया एसोसिएशन, और फिर प्रिंट मीडिया एसोसिएशन फर्दर डिवाइड होगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह से ये डिवाइड होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे कि एसोसिएशंस के अंदर जो अफराद हैं वो बज़ाहिर तो कंसोसिएशनल हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर इन कंपटीशन, एंड दैट कंपटीशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे कि सहाफ़ी एक दूसरे को बदकिरदार कह रहे होते हैं, चोर कह रहे होते हैं, लॉयर एक दूसरे को चोर और बदकिरदार कह रहे होते हैं, डॉक्टर्स एक दूसरे को चोर और बदकिरदार कह रहे होते हैं, जज एक दूसरे को चोर और बदकिरदार कह रहे होते हैं, टीचर एक दूसरे को चोर और बदकिरदार कह रहे होते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे को चोर और बदकिरदार कह रहे होते हैं, और ये फर्दर डिवाइड भी होते रहते हैं। सही है। तो दूसरी, पहली चीज मैंने क्या बताई कि सिविल सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो अपनी वर्क आइडेंटिटी के साथ एसोसिएशनल फॉर्मेशन में जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ही जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हरामखोर किटी पार्टियों वाली जो औरतें होती हैं, जाहिर है कि वो किसी एसोसिएशन की मेंबर नहीं होती, नौकरी भी नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ माल उड़ा रही होती हैं, हराम का माल। तो ये हरामखोर जो होती हैं ये एसोसिएशन बना सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी सोशल अपहीवल ऐसी खास नहीं होती। ठीक है। लेकिन इफेक्टिव जो होते हैं वो वही होते हैं जो किसी न किसी वर्क के थ्रू या मार्केट को में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और उस मार्केट पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर ही वो अपनी एसोसिएशनल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। और इसी के अंदर दूसरी बात आपको ये बताई कि इनके दरमियान आपस में कंपेटिटिव हासिदी का रिलेशनशिप होता है, लिहाजा बुनियादी तौर पर इनके अंदर जो वैक्यूम होता है, जो एलियनेशन होती है एसोसिएशन के अंदर बैठने के बावजूद भी, वो गैर इंसानी होती है, वो इंसानी नहीं होती, गैर इंसानी होती है। जितना आप एसोसिएशन में इंडल्ज होते चले जाते हो उतने गैर इंसानी काम आपसे सरजद होते चले जाते हैं, गैर जज्बाती काम आपसे सरजद हो जाते हैं, गैर रिवायती काम आपसे सरजद होते चले जाते हैं, गैर मजहबी काम आपसे सरजद होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि आपके हाईएस्ट ऑर्डर इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम है, और एसोसिएशन से जुड़ने के नतीजे में आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम मैक्सिमाइज हो रही है। इंडिविजुअल फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने के लिए जिस तरह आपने रिवायात को छोड़ा, कबीले को छोड़ा, मजहब को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा, तो ये एसोसिएशन किस खेत की मूली है।
लिहाजा वहां पर भी आप यही करोगे। तो आप जब भी किसी सहाफी के साथ बैठोगे, सबसे ज्यादा बुराइयां वो सहाफी की कर रहा होगा। जब भी आप एक लॉयर के पास बैठोगे, सबसे ज्यादा बुराइयां वो लॉयर की कर रहा होगा। जब भी आप एक टीचर के पास बैठोगे, सबसे ज्यादा बुराइयां टीचर की कर रहा होगा। गो के वो एक ही एसोसिएशन के मेंबर होंगे और एहतजाजी तहरीक में एक दूसरे के शाना बशाना मुक्के लहराते हुए या और भी बहुत कुछ लहराते हुए वो जा रहे होते हैं। लेकिन आपस में उनकी हसद और जलन और ये चल रही होती है। तीसरी, जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है, सबसे अच्छा डॉक्टर होता है, ये कैसे पता चलता है कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? तो जिसके पास मरीज ज्यादा हो रहे होते हैं वही अच्छा डॉक्टर होता वही कर दी छोटी बात तुमने। है। मार्केट वाले इसी तरह नहीं देखेंगे उसको। चलो ये हो गया, और बताएं जरा, क्रिटिकल होके देखो। जिसके ज्यादा केसेस अच्छे हो रहे होंगे, मतलब लोग ज्यादा उसको लगता है कि वही सही हो वही रहे हैं। वही वही कर दी चंपूगिरी की बात। जिसकी फीस ज्यादा होगी। जी, जिसकी फीस क्यों ज्यादा होती है? उसकी फीस ज्यादा क्यों होती है? उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। उसकी मार्केट वैल्यू, इक्विपमेंट्स उसके पास, नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट ज्यादा एडवांस होते हैं। जब उसकी किसी, मार्केट गुडविल ज्यादा है। हाँ, मार्केट गुडविल ज्यादा है तो वो अब क्या करेगा? अगर वो एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छे डॉक्टर को क्या करना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग डॉक्टर एसोसिएशन का सदर बन जाए। अबे यार, देखो, आज अच्छा डॉक्टर वो होगा जो आप जिससे मिल ही नहीं सकोगे। ठीक है? सिर्फ आपको ये पता चलेगा ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्यों? क्योंकि जब आप उसका टाइम लेने जाओगे तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। सही है? तो उसका टाइम क्यों नहीं मिल पाता अच्छे डॉक्टर का? तो वही, जैसे अभी आप लोगों ने चंपूगिरी की बात की कि उसके पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, उसके पास टाइम नहीं है। भाई ये वजह नहीं होती, वजह ये होती है कि वो कहता है कि मैं अपना 50 मरीज देखने के बजाय 50 मरीजों का जो पैसा है ना वो एक मरीज से निकालूंगा। तो मैं 50 मरीज नहीं देखूंगा, बल्कि 5 मरीज देखूंगा। और पैसे कितने कमाऊंगा? 250 मरीजों के। तो 250 मरीजों के पैसे वो अगर 5 मरीजों से कमाएगा तो उसका वक्त बच जाएगा ना फिर। तो फिर जब उसका वक्त बच जाएगा तो फिर वो अपनी आजाद जिंदगी गुजार सकेगा। अगर वो उल्लू का पट्ठा या उल्लू की पट्टी हुई तो वो फिर सबको देखे जाएगी, देखते 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 200 500 पेशेंट देखने के बाद अगर उसने 500 पेशेंट से पैसे कमा भी लिए तो वो अपनी आजादी का इजहार करेगा कब? तो इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा डॉक्टर बन जाता है वो कम केसेस लेता है और ज्यादा पैसे कमाता है। तो कम पैसे उसको, ज्यादा पैसे उसको कौन देगा? हाँ भाई। अमीर, जो अमीर पेशेंट होगा वो देगा। जी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो सबसे ज्यादा दौलतमंद को सर्व करता है। और एसोसिएशनल स्ट्रक्चर में सबसे पावरफुल वो होता है। इसी तरीके से जो लॉयर होता है ना, जो सबसे ज्यादा हरामखोर के बच्चे का केस लेता है,
जो अरबों रुपए के हर हेरा फेरी करके बैठा हुआ है, उसका जो केस लेता है, उस वो एक ही केस से करोड़ों बना लेता है। तो वो मेरे तुम्हारे जैसे आदमी का टट्टू का केस नहीं लड़ता। तो बुनियादी तौर पर एसोसिएशनल स्ट्रक्चर में वो लोग इफेक्टिव हो जाते हैं जो उनको सर्व करते हैं, जो मार्केट को ज्यादा सर्व करते हैं। और जो मार्केट को ज्यादा सर्व करेगा उसके पास ज्यादा पैसा होगा, और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, हर एसोसिएशन का जो टॉप आदमी होगा ना, वो उसको सर्व करेगा। जैसे सबसे बड़ा जो फनकार होगा, वो आप फनकार को बुलाओगे आपकी बेटी की शादी में, आएगा वो? आप उसके फैन हो और आप भी फनकार हो, तो आ जाएगा आपकी बेटी की शादी में। लेकिन वो अंबानी की शादी में चला जाएगा। तो क्यों जाएगा? इसलिए कि वो फनकारों की एसोसिएशन के उस हिस्से की तरफ मूव करता है जो कि उसके कम वक्त में ज्यादा रिसोर्स ऑफ ऑटोनॉमी उसको दे। और रिसोर्स ऑफ ऑटोनॉमी क्या होती है? फाइनेंस होती है भाई। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एसोसिएशनल स्ट्रक्चर सबसे पावरफुल वो होता है जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वायबल होता है। और जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वायबल होता है, उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं एसोसिएशनल फॉर्म में, वो लोग ज्यादा वैल्यूएबल समझे जाते हैं। और दूसरे जो ऐसे ही हमारी तरह के टट्टू होते हैं, जैसे आपने देखा कि टीचर एसोसिएशन के लोग जो थे, वो अपनी तनख्वाहों के लिए भाग रहे थे, जिस तरह हमारे यहाँ लोग कहते हैं असातिज़ा इकराम है, जिस तरह वसीम अकरम है ना, तो इसी तरह आप असातिज़ा इकराम लगा दो। तो वसीम अकरम लिखने से तो वो इकराम के लायक नहीं हो गया ना। इसी तरह टीचर जो होते हैं, उनकी कोई इकराम, कोई इज्जत नहीं होती, सब बिल्कुल झूठ बात है। वरना वो रोडों के ऊपर गाड़ियों के नीचे क्यों आ रहे होते हैं? लेकिन ये काम लॉयर एसोसिएशन जो है, या सहाफी एसोसिएशन, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी कौन सा होता है भाई? जो सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है। नहीं नहीं, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, इनके अंदर जो सहाफी बैठे होते हैं, सबसे पावरफुल कौन से सहाफी होते या सर सबसे इकोनॉम बड़े लोगों का वो करते हैं, इंटरव्यू, अच्छा हाँ। हैं? जो जो प्राइम टाइम चलाते हैं ना। प्राइम प्राइम टाइम टाइम, चला रहे हैं। हाँ हाँ। उनकी तनख्वाह कितनी होती है भाई? करोड़ों में होती है, लाखों करोड़ों में होती है उनकी तनख्वाह। सही है। तो उनको इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? सच की जंग लड़ने के लिए दिए जा रहे होते हैं। नहीं, वो तो दे ब्रिंग इन पावरफुल पीपल, दैट्स व्हाई, इस वजह से दिए जा रहे हैं। वो मुख्तलिफ पावरफुल ग्रुप्स की लाइन टो करते हैं, जी उसके ऊपर बिल्कुल। पैसे मिलते हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन वो पावरफुल ग्रुप की लाइन टो करने के नतीजे में दूसरा पावरफुल ग्रुप अगर उसको पकड़ के दो फैटी मार दे, दो चांटे मार दे, या उसके मुंह पे कालक फेंक दे, या उसको गंजा कर दे, या उसके हाथ पैर तोड़ दे, तो हमला किसके ऊपर होता है? जर्नलिज्म के ऊपर हमला हो सारी जाता है, सहाफी है बस। सहाफियों हाँ। को। तो एहतजाज सबसे ज्यादा कौन कर रहे होते हैं? ये एसोसिएशन करती है फिर। नहीं मतलब, कर आगे उछल कौन रहा होता है सबसे? छोटे सहाफी बेचारे। छोटे, छोटे हाँ। साहब, हाँ उनको हाँ। बेचारों को गोली भी लग जाती है, सही बात है। उनको पुलिस पकड़ के भी ले जाती है, उनकी फैंटी भी लग रही होती है। फिर वो जब जिसकी ज्यादा फैंटी फैंटी लगे, वो लाइन लाइट में आ जाए, तो फिर उसको कहते हैं चलो भाई ये जरा ज्यादा तेज है, चलो इसकी भी कीमत लगाओ। फिर उसकी भी कीमत लग जाती है। तो बुनियादी तौर पर जो मार्केट कंट्रोल करने का जो सोशल ऑर्डर होता है, वो सिविल ऑर्डर होता है। इसी वजह से जो लोग क्रिटिकल हैं, जैसे ग्राम्सची, एक्नाइटफ, गैलर, वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये सिविल सोसाइटी जो है, वो सरमायादाराना माशरे के जो क्या कहते हैं लूप होल्स होते हैं, जो उसकी क्रैक्स होते हैं,
उनको फिल करने के लिए इमर्ज होती हैं, और इन इनके इसके नतीजे में सरमायादाराना माशरत जो है वो टॉलरेबल हो जाती है। जब एक आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले बहुत सारे लोग बगैर किसी तरतीब, बगैर किसी तैयारी, बगैर किसी कोशिश के दौड़ में शरीक होते हैं, तो ये सब लोग जब दौड़ लगाते हैं आज़ादी के हुसूल की, तो इनमें से बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग कुचल जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने पैर तोड़वा लेते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो इन सब जो महरूम लोग हैं, उन सबको अ, उनके अपने अपने दायरों के अंदर मुंतकिल करने की जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की होती है। अब आ जाओ, सिविल सोसाइटी के जो पैगंबर होते हैं वो कौन होते हैं? सिविल सोसाइटी में ये जितनी भी मैंने एसोसिएशंस बताई, इनमें सबसे ज्यादा इज्जत और कदर की निगाह से देखे जाने वाली एसोसिएशन कौन सी होती है? हाँ भाई। सर लॉयर्स का आपने कहा था, लॉयर्स? नहीं 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 नहीं, लॉयर्स को तो सब गाली, लॉयर्स खुद भी अपने आप को गाली दे रहे होते हैं माशाल्लाह, और वकील भी, जज भी दे रहे होते हैं, साहब सभी दे रहे होते हैं, लॉयर्स की तो कोई इज्जत नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स। फिलंथ्रोपिक जो होती हैं। जी, फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशंस होती है। देखिए, फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशंस जो होती हैं ना, जैसे अ, अ, जैसे फर्सिया अब्दुल सत्तार एदी थे। अब अब्दुल सत्तार एदी जो है वो बेचारा बंदा जो था, वो ये कहता था कि यार ये बंदा जो है लावारिस है, अब इसका तो कोई वाली वारिस नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको नहलाता हूँ और इसकी तदफीन कर देता हूँ। सही है ना? तो उस उसूलन इंसान एक मर जाए माशरे के अंदर, तो उसकी तदफीन की जिम्मेदारी किसकी थी? फैमिली की थी सर। फैमिली की थी। फैमिली है नहीं। हाँ तो अब फिर ये सिविल सोसाइटी बेस्ड नहीं नहीं फिलेंथ्रोपिक और नहीं हाँ नहीं नहीं, हाँ, फैमिली तो नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे किसके आता है जिम्मेदारी? ट्राइब कम्युनिटी। किया, है, कम्युनिटी, ट्राइब हो गई, कम्युनिटी हो गई, यस। ट्राइब हो गई, कम्युनिटी हो गई, अगर शहरों में रह रहे हैं तो मोहल्ला हो गया। मोहल्ला होगा मोहल्लों में लोग बिल्कुल। जमा हो जाते हैं ना, और जी। कहते हैं भाई अब तो ये मर गए, ये वो फला। फर्ज किया वो तबई मौत मरे, तो फिर सब लोग चंदा वंदा जमा करके फिर उनको दफना देते थे। यही होता था ना। जी सर, तो ऐसे ही है वो तो। लेकिन ये कि ये जिम्मेदारी फर्ज किया अब्दुल सत्तार एदी ने ले ली, और अब्दुल सत्तार एदी ने कहा यार माशरे के पास वक्त नहीं है कि इस तरह के काम करे, तो मैं कर देता हूँ ये काम। तो बुनियादी तौर पर बहुत सारे माशरे में अच्छे लोग होते हैं, और उनको दर्द होता है लोगों का। वो कहते हैं कि भाई ये काम कोई नहीं कर रहा, या माशरे के पास वक्त नहीं है, सब अपनी आज़ादियों में लगे हुए हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं ये काम कर देता हूँ। तो जब वो ये काम करना शुरू करता है, तो माशरा ये कहता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो कल को हमारे अब्बा मरेंगे तो ये तो उनको भी ये दफना देगा, अम्मा मरेंगी उनको भी ये दफना देगा, तो मैं मरूंगा तो मुझे भी दफना देगा। तो फिर वो उसको चंदा देना शुरू कर देते हैं। सही है ना? तो अब्दुल सत्तार एदी ने तो ये काम चंदे के लिए नहीं किया होगा, उस जमाने में तो जाहिर है ऐसा नहीं था, लेकिन सब लोगों ने क्या किया, उनको पैसे दे दिए और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाते चले गए। पहले वो जो बेआसरा लोग होते थे उनका करता था, फिर लोगों ने कहा नहीं भाई हमारे अब्बा का भी कर दो, हमारी अम्मा का भी कर दो, फिर इसका भी कर दो, सबका कर दो। फिर ये कि हमारे यहाँ हराम का बच्चा है, इसको पाल भी लो। फिर ये जो है इनके अम्मा अब्बा मर गए हैं, ये यतीम है, चलो इसको भी पाल लो। तो वो तमाम काम जो माशरे को करने के थे, वो सारे काम जो है फिर वो फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशन करना शुरू कर देती है। और फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशन चूंकि उसका जो मेंबर होता है, जो हेड होता है या स्टाफ होता है, उसके बारे में लोगों को लगता है कि यार ये तो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके नतीजे में आज़ादी की नफी होती है। और फर्ज किया कि किसी के बाप मर गया, माँ मर गई, तो वो उसको, अब रात में मर गए तो उसको लेके घर में बैठेंगे तो पूरी रात जागना पड़ेगा, पूरी रात जागेंगे तो फिर रात काली होगी, तो फिर वो क्या करें कि उनकी आज़ादी में मुतासर होगी।
तो वो बाप को ले जाके एदी के सख्त खाने में या जेडीसी के सख्त खाने में रख दें और फिर कहें कि ठीक है आप जाके अपने घर में उल्टे सो जाओ, सुबह आ जाना, फिर ले जाना यहाँ पर। तो आपने उनको पैसे दे दिए और ये रखवा लिया यहाँ पर। हो सकता है वो मुफ्त में ही रख देते हो। तो बताने का मतलब ये कि जो फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशन है वो स्पीयर हेड होती है सिविल सोसाइटी का, जो अब वो तमाम काम करती है जो माशरे के करने के होते हैं, लेकिन उसके नतीजे में माशरा अपनी तमाम जिम्मेदारियां उसको तफवीज़ करता चला जाता है और बदले में उसको क्या देता है, पैसे देता है। जब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है तो फिर माशरे के अंदर मशरूम ग्रोथ होती है ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि आए आपके सारे काम हम करेंगे, बस आप हमें पैसे दे दो। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि सिविल सोसाइटी के अंदर मशरूम ग्रोथ होती है फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशंस की। और फिलैंथ्रोपिक एसोसिएशंस के जो लोग होते हैं वो आपके काम भी करते हैं और उसी के नतीजे में फिर अपनी एम्पायर्स भी खड़ी कर लेते हैं, पैसे भी बनाते हैं। इसे टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि आप किस चीज़ की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं और किस चीज़ की तिजारत कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स की, सोशल एक्टिविटीज़ की, सोशल रोल्स की। और इस तरीके से ये एसोसिएशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी आज़ादी में इजाफा भी होता चला जाता है और आपको जिस किस्म की माशरती ज़रूरत दरकार है उसके लिए एक एसोसिएशन अपना दरवाज़ा खोल के बैठी होती है। अगर आपको गले लगना है तो गले लगने की एसोसिएशन होगी, और अगर आपको अपनी दिल की बात कहनी है, दिल की बात कहने की एसोसिएशन होगी। अगर आपको जो है मसाज कराना है, मसाज करा पैर दबाना है, उसकी एसोसिएशन होगी। हर चीज़ की एसोसिएशन होगी। आप उसके मेंबर बनते चले जाओ, मौज करते चले जाओ, आज़ादी में इजाफा भी होगा, आपकी इंसानी ज़रूरियात भी पूरी होती रहेंगी, माशरती जो है निज़ाम का एक इल्यूजन भी आपके सामने मौजूद रहेगा और आप एक मार्केट के अंदर एफिशिएंट पार्टिसिपेंट के तौर पर फंक्शनल होते रहोगे। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा निज़ाम अदल जो कि इनफरादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़ू पज़ीर हो, वो फंक्शनल हो ही नहीं सकता जब तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेचुरलाइज ना हो चुकी हो एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड टू डिफीट द नेचुरल ऑब्स्टिकल्स। और जब तक कि सिविल सोसाइटी नेचुरलाइज ना हो जाए उस वक्त तक अ, वो सिस्टम ऑफ जस्टिस सब्सटैंशिएट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि सिविल सोसाइटी को आप इतना सिंपल ना लें, बल्कि सिविल सोसाइटी बुनियादी तौर पर एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बुनियादी तौर पर इनफरादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ा करदा माशरे में पैदा होती है और बुनियादी तौर पर उसका काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे आपके इंडिविजुअल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को। और इसके नतीजे में आपके जो रिश्ते टूट रहे हैं उन रिश्तों की रिप्लेसमेंट के लिए एक एसोसिएशनल स्ट्रक्चर इमर्ज होता है जो इल्यूजन ऑफ ऑटोनॉमी और इल्यूजन ऑफ सोशल अपहीवल और कोहिजन पैदा करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आज हमने बात कर ली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक देखें। ठीक है। सर ये इसमें थोड़ा सा एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी। हमें थोड़ा सा ये भी ट्रेंड नजर आता है कि ये जो एसोसिएशनल स्ट्रक्चर्स हैं ये शायद मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वीक भी हो रहे हैं। मतलब पहले वर्कर्स एसोसिएशंस होती थी, लेकिन अब जो जिस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी इवॉल्व कर रही है उसके अंदर जो वर्कर्स एसोसिएशंस वगैरह खत्म भी हुई हैं। देखें, सरमायादारी की सलाहियत ये होती है कि वो डी टेरिटोरियलाइज करती है। तो जितनी बड़ी कलेक्टिविटी होगी ना वो सरकार के विकास के लिए उतनी रेजिस्टेंस पोस्ट कर सकती है। लिहाजा आज़ादी को बुनियाद बनाकर
बड़ी कलेक्टिविटी को, बड़ी इज्तिमाइयत को डिसइंटीग्रेट किया जाता है, और सरमाए के इर्तिकाज में फ्लुएंसी आती है इसके नतीजे में। लिहाजा ड्यूज ये बताता है कि सरमाया जो है वो डी टेरिटोरियलाइज करता है। तो लेबर कलेक्टिविटी डिसइंटीग्रेट हुई है, ये सही बात है, लेकिन उसके नतीजे में मल्टीपल कलेक्टिविटीज पैदा हुई हैं। सही है। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बुनियादी तौर पर तो लेबर एक दूसरे से कंपेटिटिव रिलेशनशिप में ही होते हैं। तो जाहिर है कि वो लोग जो कि वाइट कॉलर होते हैं, वो ब्लू कलर के साथ मुखासिमाना ताल्लुक होते हैं, और जो ब्लू कलर होते हैं वो एक्चुअल लेबर के मफादात के खिलाफ होते हैं। लिहाजा इनके दरमियान बहुत ज़्यादा देर तक इश्तराक अमल बरकरार नहीं रह सकता। तो हर तरह की एसोसिएशन डिसइंटीग्रेट करती है, लेकिन वो रीटेरिटोरियलाइज करती हैं, फिर एक नई एसोसिएशन बनाती हैं, फिर एक नई एसोसिएशन बनाती हैं, फिर एक नई एसोसिएशन बनाती हैं, और वो मल्टी लेयर्स एसोसिएशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इनफरादी आज़ादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए टूल के तौर पर फंक्शनल रहता है। अच्छा, इसमें क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन है, ये भी कुछ हद तक एसोसिएशन को रिप्लेस करता है? जैसे गूगल को अगर आप देखें ना, तो गूगल जो है वो अपने अंदर ही सारा कुछ इंटीग्रेट कर रही है, अपने वर्क के सारे राइट्स एंड उनकी सारी जरूरियात अपने ऑफिस के अंदर ही पूरी कर रही है। जी। तो इन अ वे वी कैन से दैट कि जो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है, ह्यूमन रिसोर्स का डिसिप्लिन है, ये वो फंक्शन जो है वो टेक करता जा रहा है। दैट्स व्हाई एसोसिएशंस वीक हो जा रही नहीं, गूगल ज़्यादा देर तक ये नहीं कर पाएगा, और गूगल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि सरमाए जो होता है वो किसी भी खास किस्म की टेरिटरी में ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं हो सकता। एक जमाने में नोकिया भी ये करता था, एक जमाने में मित्सुबिशी भी ये करता था, जो अब आज गूगल कर रहा है। मित्सुबिशी तो ये करता था कि मित्सुबिशी ये कहता था कि अगर मित्सुबिशी में काम करने वाला आदमी और औरत आपस में शादी कर लें तो जो बच्चा पैदा होगा वो मित्सुबिशी मैन कहलाएगा, और उसकी फाइनेंसिंग करेगा, मित्सुबिशी एजुकेशन करेगा। लेकिन जाहिर है कि वो डिसइंटीग्रेट कर गया। तो गूगल भी ये जो कर रहा है ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। है। थैंक यू सर। सर, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है? हाँ, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह शुक्रिया। अल्लाह आपको शिफा दे। ओके जी, खुदा हाफिज।